सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रमेश चंद और जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं करीब 1 साल से रॉ वेगन डाइट की प्रैक्टिस कर रहा हूं और बीच बीच में आपसे अपने अनुभव शेयर करता रहता हूं, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले और आप भी रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो आज हम बात करेंगे कुक फूड की क्रेविंग्स के बारे में। बहुत से लोग रॉ फूड चालू करते हैं, लेकिन जैसा कि उनकी आदतें होती हैं पका हुआ आहार खाने की, दूध पीने की, मलाई खाने की, मक्खन खाने की, पराठा खाने की, पूरियाँ खाने की, हलवा खाने की और भी वैराइटीज़ आहार जो कि है, मिठाइयाँ हैं, छोले भटूरे हैं, चाट पापड़ी है, पानी पूरी है, वैरायटी किस्म की आहार होते हैं कुक फूड में, जिनकी आदतें हमको बचपन से लगी हुई हैं। पकोड़े खाने की आदतें होती हैं, पापड़ खाने की, तले हुए पापड़ खाने की आदतें होती हैं। तो ये जो आदतें हमने बचपन से पाल पोस के इनको बड़ा कर दिया था अपने साथ साथ, तो उनको एकदम से हटाना संभव नहीं हो पाता है। तो जैसे ही हम रॉ फूड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये जो क्रेविंग्स होते हैं, जो आदतें हमने डाल दी हैं पके हुए आहार की, उनकी जो क्रेविंग्स हैं वो हमें अपनी ओर खींचती हैं। और बहुत से लोग 2 दिन 4 दिन रॉ फूड अपना कर फिर से छोड़ देते हैं। कई लोग इस जर्नी में बहुत आगे भी बढ़ पाते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद या मन में टकराव होने के कारण कि मुझे ये चाहिए, नहीं चाहिए, और ये जो खिंचाव है हमें उस दुनिया में फिर से ले जाता है, पके हुए आहार की दुनिया में। तो ये कुक फूड का जो आहार की खिंचाव है, तनाव है, ये जो आकर्षण है, ये जो क्रेविंग्स है, इसको ख़त्म करने के लिए आज की वीडियो है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्रेविंग्स क्यों होती हैं और इनसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। कुक फूड की क्रेविंग का पहला कारण होता है एसिडिटी। जो ब्लड की एसिडिटी है, जो हमने पके हुए आहार खा खा कर, पके हुए केमिकल्स खा खा कर ये जो एसिडिक बॉडी बना दी है, तो इसमें जब भी हम कोई आहार खाते हैं उसका एक रस बनता है, वही रस से फिर ब्लड के अंदर जाता है। जब शरीर देखता है कि ये जो पहले वाला पका हुआ आहार ज़्यादा आ रहा था, जो एसिडिक फूड ज़्यादा आ रहा था, एसिडिक रस हमारे ब्लड में ज़्यादा मिल रहा था, वो आना अब कम हो गया है, तो शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, एक कमी, एक कमजोरी और एक उत्तेजना ऐसी पैदा होती है कि उसको वही रस फिर से चाहिए होता है, उतने ही मात्रा में एसिडिक रस चाहिए उसको, जिससे कि उसकी बॉडी मेंटेन रहे जिस प्रकार से पहले एसिडिक फूड के साथ, एसिडिक ब्लड के साथ उसकी बॉडी सामान्य हो गई थी, मतलब उसको आदत पड़ गई थी इस ब्लड के साथ रहने की। लेकिन जैसे ही हम इसे एल्कलाइन फूड देते हैं, रॉ फूड देते हैं, प्राकृतिक आहार देते हैं, तो उस आहार से जो रस बनेगा, जो फिर ब्लड में जाकर मिलेगा, वो होगा एल्कलाइन। तो ये जो एसिडिक फूड से एसिडिक रस जाता है ब्लड के अंदर, एल्कलाइन फूड से, रॉ फूड से एल्कलाइन रस जाता है ब्लड के अंदर। तो यही विरोधाभास जो है, जो एसिडिक और एल्कलाइन का विरोधाभास है, यही उत्पन्न करता है क्रेविंग्स को। जैसे किसी शराबी को शराब की आदत पड़ी होती है, या सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की आदत पड़ी होती है, वो चैन स्मोकर बन चुका होता है। एसिडिक फूड को कम करते जाएंगे और रॉ फूड को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो जो रस की मात्रा थी, जो एसिडिक बन रहा था, वो धीरे धीरे एल्कलाइन बनता जाएगा। जो पहले मात्रा जिसकी ज़्यादा जा रही थी एसिडिक रस की, वो धीरे धीरे एल्कलाइन उसमें ऐड होता जाएगा। तो इस मात्रा को हमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए, तो हमारा शरीर ज़्यादा प्रतिरोध नहीं करता है। नहीं तो होता क्या, लोग एकदम से रॉ फूड पे आ जाते हैं, फुल्ली रॉ फूड चालू कर देते हैं, तो शरीर विरोधाभास करना स्वाभाविक है ही है। तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारा शरीर रिएक्शन करने लगता है, किसी को उल्टी हो जाती है, किसी को दस्त हो जाते हैं, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को सर दर्द हो जाता है, किसी को एकदम से चक्कर आ जाते हैं, कोई कमजोरी फील करने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का कारण ये एसिडिक और एल्कलाइन की विरोधाभास का कारण है। तो जब इस विरोधाभास को आप समझ जाएंगे कि एसिडिक फूड खाने से एसिडिक रस बनता है, एल्कलाइन फूड खाने से एल्कलाइन रस बनता है, जो कि ब्लड में जाना है, तो हमें करना क्या है, जो हम एसिडिक फूड पहले खा रहे थे उसमें अब एल्कलाइन रस की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा देनी है। मीन्स कि एल्कलाइन फूड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा देनी है। जो हम पका हुआ आहार पहले लेते थे, सब्जी, रोटी, चावल, दाल, तो इसमें करना क्या है, पहले आपको 1 प्लेट भर के सैलेड खाना है,
उसके बाद जो आप खाना नॉर्मल खाते थे वही आपको खाना है। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करते जाएंगे, कच्चा आहार आपका बढ़ता जाएगा, कुक फूड आपका कम होता जाएगा। तो इसी तरह से एल्कलाइन रस की मात्रा बॉडी में बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम एल्कलाइन वाला फूड खाते जाएंगे उससे एल्कलाइन रस बनेगा, उस एल्कलाइन रस से ब्लड में एल्कलाइनिटी बढ़ती जाएगी। तो यही एक क्लू है, जितनी ज़्यादा एल्कलाइनिटी बढ़ती जाएगी ब्लड के अंदर उतनी आपकी क्रेविंग्स धीरे धीरे गायब होती चली जाएंगी। कोई ये समझे ये 2 दिन में हो जाएगा या 2 महीने में हो जाएगा तो वो गलती में है। इसमें करीबन आपको साल भर 2 साल का समय लग सकता है। किसी किसी की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो 3-4 महीने में भी उनकी क्रेविंग्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं, वो फुल्ली रॉ फूड पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर, क्रेविंग्स क्यों होती है। एक बात ये है, पहले जो आहार हम खाते थे वो बहुत भारी होता था और हम स्वाद में उनको बहुत ज़्यादा खाते थे। 2-3 रोटी ले लेते थे, चावल ले लेते, फिर दाल, फिर सब्जी और फिर कुछ मीठा और फिर लस्सी या दूध, चाय, कॉफ़ी। तो लीवर्स का साइज़ होता है जो बहुत बढ़ जाता है। नेचुरल साइज़ जो उसका इतना था वो इतना हो चुका होता है। ये हमारा लीवर का साइज़ एक रबड़ की थैली की तरह होता है, जिसमें जितना ज़्यादा आप माल डालते जाएंगे उसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम रॉ फूड स्टार्ट करते हैं तो जो पहले भारी भोजन होते थे उसमें रस की मात्रा कम होती थी। अब जब हम फ्रूट और सैलेड ज़्यादा खाएंगे तो इसमें 70 to 80% पानी होता है, 90% पानी होता है। तो ये जो लीवर का आपके साइज़ था उसको जो ज़्यादा वज़न उठाने की आदत थी वो आदत उसकी ख़त्म सी हो जाती है। जैसे ही आप रॉ फूड खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होने लगता है, उसका पानी जल्दी सोख लिया जाता है और वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको लीवर खाली खाली लगता है और आपको लगता है भूख शांत नहीं होती है। तो इसी के कारण आपकी क्रेविंग्स ज़्यादा आपको परेशान करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस अवस्था में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, महीना, 2 महीना, 6 महीना आपको हो जाएगा तो लीवर को आदत पड़ जाएगी उसके साथ रहने की। और जो लीवर की जो साइज़ थी, जो भारीपन था, वो धीरे धीरे सिकुड़ कर अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगा। और जब ये अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगा तो आपकी क्रेविंग्स ऑलमोस्ट गायब होती चली जाएंगी। तो इस बिंदु को भी आपको याद रखना है। जब हमारे ऑर्गन धीरे धीरे परिवर्तित होते जाएंगे अपने नेचुरल अवस्था में और साइज़ में आते जाएंगे रॉ फूड यूज करने से, तो इससे होगा क्या कि हमारी क्रेविंग्स भी धीरे धीरे गायब होती चली जाएंगी। तीसरी बात, पके हुए आहार से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अपने माइंड में फिट कर लें, पक्का कर लें कि पका हुआ भोजन एक प्रकार से मृत प्राय भोजन है, वो टोटल कचरा है, उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको उससे मिलेगा तो नाम मात्र का न्यूट्रिशन, वो एक प्रकार का ऐसा भोजन है जो आपको लंबे समय तक जीवित तो रहेगा लेकिन स्वस्थ नहीं, बीमार रखकर आप स्वास्थ्य की उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे जो रॉ फूड वाले फील कर पाते हैं। तो इसको अपने माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लें कि पका हुआ भोजन एक मृत भोजन है, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बल्कि आपके शरीर की उम्र और कम हो जाएगी, आपके शरीर की एनर्जी और कम हो जाएगी उसको पचाने में और उसको निकाल के बाहर करने में। बदले में आपको क्या मिलेगा? पकी और जली हुई चिकनाई, पकी जला हुआ प्रोटीन, पका जला हुआ कैल्शियम। जब ये आपके ब्लड के अंदर जाएंगे और जो न्यूट्रिशन आपको मिलेगा वो नाम मात्र का होगा। तो ये सारे जाकर आपको ऐसा रस बनाएंगे जो ब्लड को एसिडिक बना देंगे और वो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। जब गाढ़ा ब्लड आपकी नसों में दौड़ेगा तो वो ब्लॉकेज उत्पन्न करेगा। फिर आपको बीपी की प्रॉब्लम्स होंगी, बॉडी में पेन्स होंगे, कहीं पथरी बनेगी, कहीं आँखों से ब्लड सर्कुलेशन आपका कम हो जाएगा, कहीं बालों में से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, कहीं और कोई ऑर्गन्स में ये ब्लॉकेज पैदा करेंगे, प्रॉब्लम पैदा करेंगे। फिर उससे होता क्या है, फिर बीपी की प्रॉब्लम्स होती है, फिर शुगर्स हो जाती है, फिर लीवर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और फिर अंत में होता है कैंसर। ये अंतिम स्टेज होती है इंसान की जब हमारी बॉडी एसिडिटी की सीमा को पार कर जाती है, उस लेवल को, एक लिमिट के लेवल को पार कर जाती है, फिर होता है हमारी बॉडी में कैंसर। और फिर आप समझ सकते हैं कैंसर होगा तो समझो जीवन को फिर से सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है। अब तक जो हेल्दी जीवन था वो सब गायब हो जाता है। वो कैंसर होने के बाद सिर्फ लगता है हाथ में पछतावा, दुख और अशांति, पैसे की बर्बादी और स्वस्थ होना बहुत ही कठिन हो जाता है।
उस दलदल से अपने आप को निकालना मानो यमराज से प्राण को फिर से वापस ले आना, जीवन को फिर से वापस ले आना। इसलिए मेरा मानना ये है कि ऐसी परिस्थिति आने ही मत दो, ऐसी स्थिति आने ही मत दो जो हमें छोटी छोटी बीमारियां भी हों, खांसी जुकाम बुखार ये सब चलो ठीक है, लेकिन बीपी की प्रॉब्लम हुई, शुगर की प्रॉब्लम हुई, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको हल्का ना लें। कोई भी छोटी प्रॉब्लम आगे चल के बड़ी बन जाएगी अगर हमने उसको फूड और थॉट से और हमारे रहन सहन से ठीक ना किया तो इस बात को ध्यान में रखें। पका हुआ आहार आपको उस दलदल तक ले जाएगा जहाँ सिर्फ मौत है, दुख है, अशांति है। ये बात जब आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी तो पके हुए आहार का जो अट्रैक्शन है आपको वो कम हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, ये आपके कॉन्शियस में होना चाहिए। जब भी आप पके हुए आहार का एक चम्मच भी खाएंगे, थोड़ा भी पका हुआ आहार लेंगे, कोई तला हुआ आप पकोड़ा लेंगे, कोई समोसा खाएंगे या कोई पापड़ खाएंगे या अचार लेंगे या कुछ भी लेंगे, तो आपको ये कॉन्शियस में रहेगा कि ये मुझे कितना नुकसान कर सकता है। जिस व्यक्ति का माइंड ऐसा हो जाएगा, आप सोचिए उसका माइंड धीरे धीरे डाइवर्ट होना स्वाभाविक ही है रॉ फूड की तरफ, और कुक फूड से उसकी क्रेविंग धीरे धीरे कम होती जाएंगी। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। जैसा कि डॉक्टर पंकज भाई जी ने बताया था कि अगर मान लो एक मटका है जिसमें गंदा पानी है और हमें उसके अंदर साफ पानी भरना है, और कोई बुढ़िया है जो उस पानी को साफ नहीं कर सकती, पानी को निकाल नहीं सकती, वो किसी बच्चे से कहती है कि इस मटके को धीरे धीरे सरका के नल के पास लेके जाकर नल खोल दो, तो होगा क्या? अब उसमें जो गंदा पानी है, जैसे नल का पानी उसके अंदर जाएगा वो पानी उसमें आने लगेगा और धीरे धीरे वो मटका भर जाएगा। जब वो मटका भर जाएगा तो धीरे धीरे जो गंदा पानी उसके अंदर था वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और एक समय पे ऐसा आएगा अगर नल चालू ही रहता है तो होगा क्या, उसके अंदर सिर्फ साफ पानी होगा, गंदा पानी उसका निकल चुका होगा। तो यही बात हमको अपने शरीर के ऊपर अप्लाई करनी है। जिस प्रकार से गंदे मटके में उसमें पानी था, इस प्रकार से हमारा ये शरीर एक मटका है, इसके अंदर एसिडिक ब्लड है, एसिडिक फूड की जो असर है, मांसपेशियां हैं उनमें जो असर है, ब्लड के अंदर जो असर है, ऑर्गन्स में जो असर है, उस गंदगी को हमें निकालने के लिए क्या करना है? इसमें सिर्फ रॉ फूड का पानी, रॉ फूड का रस, रॉ फूड का भोजन डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। तो एक समय पे क्या होगा, जिस प्रकार से उस मटके में सिर्फ साफ पानी रह गया था, उसी प्रकार इस शरीर रूपी मटके में भी सिर्फ साफ ब्लड रह जाएगा, जो प्योर होगा, बीमारियों से मुक्त होगा, जो सिर्फ एल्कलाइन होगा। इसमें करना सिर्फ ये होता है, पके हुए आहार को धीरे धीरे कम करते चले जाना है और नेचुरल आहार को, कच्चे आहार को धीरे 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 रेगुलर रूप में धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना है। तो हमारा धीरे धीरे शरीर शुद्ध होता चला जाएगा और हमारी क्रेविंग्स भी उसके अनुसार ही गायब होती चली जाएंगी। तो आज की वीडियो से निष्कर्ष यही निकलता है, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय रॉ फूड जर्नी में आगे बढ़ने के। आपको रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप 50% पे आ जाएं, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं, 60 हो, फिर 70 हो, फिर 80 हो, फिर 90 हो। और अगर आप इस जर्नी में इतना आगे बढ़ जाते हैं, 80 to 90% तक अगर आप रॉ फूड यूज करने लग जाते हैं, आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अपने आप में श्रेष्ठ है, नेचुरल व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति है। तो मैं ऐसे सफल व्यक्ति को विकसित करने में अपना योगदान देने के लिए या मोटिवेशन देने के लिए या मदद देने के लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और सफल व्यक्ति मानूंगा। तो मुझे आशा है आप भी इस रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, सफल बनेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक भी करें और अपनी रॉ फूड की जर्नी को धीरे 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 आगे बढ़ाते जाएं। तो आज सिर्फ इतना ही, फिर से हम रॉ फूड की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।